Welcome. Thank you so much, Anuja, for inviting me to your show. We've been longing to be there, right there. And today I'm so happy to have you on this show, जिसका नाम है गूंज द साउंड ऑफ साइलेंस. तो आप मुझे सबसे पहले, I have been coming across people and lot of women, apart from the normal health issues that a woman has to go through, the major issue that they're having is regarding pregnancy. Now, a common statement that एक common statement का एक thought process सबके मन में चल रहा है. एक तो कोविड, where we talk about immunity है and it's been increasing day by day. ऐसे में प्रेगनेंसी करके, कंसीव करके, डिलीवरी करके एक और जनरेशन को आगे बढ़ाना, getting life into existence during such tough times. First of all, is it feasible? Is it advisable? And secondly, if yes, then so fine. But if no, then what if naturally someone conceives and how to take it forward? So Dr. Pooja, please help all our women for this. देखिए, 3 परिस्थितियां आपने बोली. एक, जो पहले से ही गर्भवती प्रेग्नेंट लेडीज थी. दूसरी, जो कोरोना के दौरान गर्भवती हो गई. और तीसरी, जो सोच रही हैं, जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं कि क्या हम गर्भवती हुए कि ना हुए, हम प्लान कर रहे हैं. आपको भी मालूम है कि गर्भ एक कुदरती देन है. इन अ वे देखा जाए तो मैटर ऑफ राइट इज द फंडामेंटल राइट टू रिप्रोड्यूस, अगर देखा जाए पर्सनली स्पीकिंग. बट तो जो लोग पहले से ही गर्भवती थी, उनके प्रश्न कुछ और हैं. जो बाय चांस गर्भवती हो गई या स्पॉन्टेनियसली गर्भवती हो गई, वो अलग है. और जो विचार कर रही हैं कि क्या हम गर्भवती हुए, वो अलग है. तो जो इन तीनों के लिए एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट कि कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ जो जंग है, उसमें गर्भवती महिलाओं को कोई खासी नई सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है. और उनका जो संक्रमण यानी इन्फेक्शन का जो रेट है, वो बाकी समाज, पुरुष गण हो या औरतें जो गर्भवती नहीं है, उनसे अधिक नहीं है. कहने का मतलब ये है कि अगर अधिकतर मेजॉरिटी में 85 to 95% प्रतिशत लोग अगर माइल्ड यानी कम बीमारी से संक्रमित हो रहे हैं, तो उतना ही चांस किसी गर्भवती महिला का भी है. और अगर दुनिया जा रही है, निमोनिया हो रहा है, वेंटिलेटर पर जा रही है, अस्पताल में भर्ती हो रही है, तो उतना ही चांस उनका भी है. तो इससे ज्यादा नहीं है. तो ये नहीं है कि आप गर्भवती हो तो आपको ज्यादा सीवियर डिजीज होगी, आप ज्यादा परेशान होंगी. पहली बात. दूसरी बात ये है कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं उन लोगों की जो कि पहले से अब गर्भवती हुई हैं, तो उन लोगों को पहले ये डर लग रहा था कि मैं अगर अभी गर्भवती हुई हूँ तो मेरे को क्या तकलीफ हो सकती है. तो पहले तो कई ऐसी औरतें थी जो गर्भवती हुई और उनको ये लगा कि मुझे गर्भ रखना ही नहीं है. फिर उन्होंने कहा, अरे हमने तो चाहा नहीं था, अब हम क्या गर्भपात कर सकते हैं, उसका भी डर था. फिर कितने सारे लोग थे जिनको लगा यही तो टाइम है, मेरे पास तो छुट्टी है, मैं घर पर हूँ, अब तो प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए. पर है कि मतलब हमारे बेबी को या हमको अगर हो गया, हम डॉक्टर के पास विजिट कर पाएंगे या नहीं, वो वाला डर था. कुछ ऐसे भी लोग थे, जैसे आपने कहा, मैं इनफर्टिलिटी टेस्ट ट्यूब बेबी की फील्ड में हूँ, जिन लोगों की प्रेगनेंसी का फेज चल रहा था और उन लोगों ने रोक लगाई क्योंकि उनको लगा कि नहीं, मुझे अभी ट्रीटमेंट नहीं कराना है, शायद मैं बेहोश होंगी, मतलब अंडे निकलेंगे, मुझ में डाले जाएंगे तो प्रॉब्लम तो नहीं होगी. तो ब्लैंकेट स्टेटमेंट ये है कि माइल्ड ही डिजीज होती है जैसे बाकी दुनिया को होती है. और जैसे कोई भी अगर क्रॉनिक डिजीज से, लंबी बीमारी से पीड़ित है, जैसे कि मधुमेह यानी डायबिटीज है और वो अनकंट्रोल्ड है, अनियमित है, या ब्लड प्रेशर है जो कि अनकंट्रोल्ड अनियमित है, या आप बहुत मोटे हैं, या आपकी इम्यूनिटी कम है, या आप की उम्र ज्यादा है, यानी गर्भवती हो 45 साल की हो, 40 साल की हो, तो बाकियों से तो ज्यादा उम्र हुई. ये जो सारी सबसेट ऑफ पॉपुलेशन है, इसमें हमेशा ज्यादा रिस्क रहेगा कोरोना के सीवियर होने का. बट जो बच्चा आपकी कोख में पल रहा है, वो बच्चा ऑलमोस्ट नील, हमारी जितनी स्टडीज हुई हैं उसमें नील के करीब, यानी कि 0 के करीब चांस रहा है कि जो वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है, यानी माँ के खून से या जो बच्चे के आसपास पानी है जिसे एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, जिसमें बच्चा तैरता है, या प्लेसेंटा या ऑलनाल जिसे अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, इसके थ्रू जो खून जा रहा है, अगर माँ को कोरोना हुआ है तो बच्चे को नहीं हो रहा है.
फिर ये भी नहीं सवाल है। उठा कि हाँ, कि अगर प्रसूति करनी है, डिलीवरी करनी है, तो नेचुरल डिलीवरी करेंगे, तो जो नेचुरल सारे लिक्विड और वाटर जाएंगे, तो उसके अंदर तो ऐसा नहीं होगा कि अगर हम लोग नेचुरल डिलीवरी कर रहे हैं तो उसमें उस पानी से तो बच्चा संक्रमित नहीं हो जाएगा। तो जब करेक्ट। शुरू शुरू में वुहान में, चाइना में हुआ, तो सब लोगों ने कहा कि हम लोग तो इसमें सिजेरियन सेक्शन, पेट काट के ही डिलीवरी करेंगे। पेट काट हाँ। के डिलीवरी करने पे उन्होंने प्लासेंटा का, पानी का, बच्चे का, सब लोगों की टेस्ट करी, तो उन्होंने देखा कि कोई जरूरत ही नहीं थी। तो अब हमारा जो डिक्टम है वो ये है, आप गर्भवती होइए, निडर होइए, आपका बच्चा संक्रमित नहीं होगा। अगर आपको भी बीमारी हो जाए तो मोस्टली माइल्ड होगी, आप तर जाएंगे, 95% चांस है कुछ नहीं होगा, और बच्चा तो संक्रमित होगा ही नहीं। हाल ही में 2-4 दिन पहले पुणे में एक केस हुआ था जिसमें कि बच्चा कोख में संक्रमित था, पर अगर इतने सारे लोग डिलीवर कर रहे हैं, उसमें से एक में निकल रहा है, तो उसको आप मैटर ऑफ चांस या शून्य के बराबर उसको कहेंगे। हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि ये एग्जैक्टली होना है। और पहले ये भी हुआ कि उन्होंने कहा कि अगर कोई संक्रमित हो गया तो चलो इमिडिएटली जाके डिलीवर कर देते हैं, हाँ। जल्दी हाँ। डिलीवरी कर देते हैं, इंडक्शन ऑफ लेबर कर देते हैं, पर अब ऐसा कोई भय नहीं है। फिर ये हाँ। सवाल उठा कि अगर बच्चा पैदा हो गया तो अब उस हाँ। बच्चे को क्या माँ को दे देंगे हाथ में पकड़ने के लिए, अपने सीने के साथ लगाने के लिए, कैंगरू केयर जिसे बोलते हैं। करेक्ट। तो उन्होंने कहा करेक्ट। नहीं, अगर आप इस वक्त संक्रमित हैं तो जब तक हाँ। आपका रिपीट आरटी-पीसीआर टेस्ट नेगेटिव नहीं आता तब तक बच्चे हाँ। को आपसे दूर रखेंगे, और अगर बच्चा हाँ। भी संक्रमित है तो फिर दोनों को ही साथ रख दो। वैसा तो दोनों हुआ को। नहीं। फिर ये हाँ। सवाल उठा कि क्या स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं, दूध पिला सकती है हम्म। माँ। तो उन्होंने टेस्ट करा दूध का और हर बार ही देखा कि दूध के अंदर वायरस था ही नहीं, चाहे माँ को बीमारी थी। तो अगर दूध में वायरस नहीं है और मदर उस रिकवर कर गई और उसका टेस्ट नेगेटिव हो गया तो वो पिला ही सकती है। और अगर माँ जी। को सेपरेट भी कर दिया है बच्चे को नर्सरी में, माँ को आइसोलेशन वार्ड में, तो भी माँ मैनुअली एक्सप्रेस करके या पंप से एक्सप्रेस करके निकाल के दूध को इकट्ठा करके कटोरी में बच्चे को डाल के वहां पे पिलाया जा सकता है। तो ये तो फिर थोड़े ही दिन की बात हुई। अब आप इसे कंपेयर करिए HIV से, एड्स से। HIV में क्या होता था कि पेट में बच्चा है और बच्चा संक्रमित हो जाएगा अगर माँ भी संक्रमित है, हेपेटाइटिस संक्रमित बी है। में भी, हेपेटाइटिस सी में भी। फिर जो ब्रेस्ट मिल्क हम उसको पिलाते थे, तो ब्रेस्ट मिल्क में हमने देखा कि HIV में ब्रेस्ट मिल्क से भी स्प्रेड हो रहा है, और HIV जेनाइटल फ्लूइड्स जो नीचे की सारे लिक्विड्स आ रहे हैं उसमें भी स्प्रेड हो रहा उसमें है। भी तो स्प्रेड हो रहा अगर है। दे से काउंट योर ब्लेसिंग्स, देखो ना क्या अच्छा मिला क्या बुरा मिला, हम भयभीत हैं और वाजिब है कि हम भयभीत हैं, क्योंकि हमने एक, जैसे बोलते हैं ना, देयर इज एन अननोन डेविल दैट वी आर फाइटिंग अगेंस्ट, आई जैसे नो। गुरिल्ला करेक्ट। वॉरफेयर कहते हैं। जब तक आप उसकी टेक्निक नहीं समझते, जब तक वो नोन डेविल नहीं होता, वी हैव टू बी कॉशियस, हम तनावग्रस्त राइट। रहेंगे, हम भयभीत रहेंगे। बट अच्छी बात यह है कि ये HIV से तो बेटर डिजीज है अगर देखा जाए। और जैसे HIV में आप दवाइयां हम गर्भवती महिला को दे देते हैं और उसमें वायरस ट्रांसमिट होने के चांसेस बच्चे को वर्चुअली नील हो जाते हैं, और वो दूध भी पिला सकती है, उसके थ्रू भी वायरस नील हो जाता है। तो यहाँ तो जा ही नहीं रहा, और अगर होगा भी तो कोई ना कोई तो रास्ता निकाल ही लेंगे लोग। निकाल ही लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नो, आई थिंक ये आपने बहुत ही डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया, और इन सब चीज़ों का, बिकॉज हम जब हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो इट इज़ नॉट अबाउट कट टू कट प्रेगनेंसी, उसके साथ बहुत चीज़ें जुड़ी होती हैं। एज यू जस्ट मैंशनड अबाउट द ब्रेस्ट फीडिंग केस, एज यू मैंशनड कि जब डिलीवरी हो जाए उसके बाद हाउ टू टेक केयर ऑफ द न्यू बॉर्न। तो ये सब एक दे आर ऑल इंटर रिलेटेड। तो आई एम श्योर कि जितनी भी विमेन या जितनी भी फैमिलीज होंगी, तो ये कई तरह के सवाल हैं जो उनके मन में होते होंगे। One thing that I wanted to know here, Dr. Pooja, कि for example, the mother is corona negative. There is no case of corona, and then she is going through a normal delivery process just during these times. उस delivery process के दौरान, because you'll be in the hospital, and ऐसा नहीं है that you will be too safeguard for everything. Precautions लिए जाएंगे, but at the end of the day, you don't know what happens. उसके बाद में if by chance due to the environment or some or the other reason अगर वो infection catch कर लिया जाए, then how the care is being taken during that time. अगर डिलीवरी के बाद बच्चे में हो जाए, बच्चे को इन्फेक्शन, बिकॉज उसकी इम्यूनिटी तो बहुत, he or she will be very sensitive, तो इम्यूनिटी तो will be very low to catch the देखो मैं infection. आपको बताती हूँ, जो आरोग्य कर्मी है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है, जी। उन लोगों जी। के साथ कंपल्सरीली यानी मैंडेटरी, अनिवार्य, और वॉलंटरली
अपने आप से, दोनों ही रूप में उनकी जांचें करी जाती हैं ऑनगोइंग बेसिस पे लगातार, ताकि वो अच्छा। खुद ना संक्रमित हो और ऑब्वियसली जिनके साथ वो डील कर रहे हैं वो भी संक्रमित ना हो, इन्फेक्ट ना हो। सो जो हाँ। आपके आरोग्य कर्मी हैं वो अपनी सेहत के लिए और मरीजों की सेहत के लिए अपनी जांचें तो करा ही रहे हैं। और पूर्ण पीपीई जो पर्सनल प्रोफाइलैक्सिस इक्विपमेंट है, यानी कि हेड गियर, हेलमेट, ग्लव्स, दो मास्क, सब कुछ दुनिया जहान का वो वैसे भी ले रहे हैं। प्लस वो लोग प्रोफाइलैक्सिस भी ले रहे हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का। ये तो पहली बात। दूसरी बात, कोई भी लेडी, क्या कोई भी पेशेंट अगर आ रहा है आपके अस्पताल में और हम उसको एडमिट कर रहे हैं, तो अस्पतालों ने अनिवार्य बना दिया है कि उन लोगों का पहले ही आरटीपीसीआर टेस्ट कोरोना के लिए कर रहे हैं और उसके बाद ही उन्हें भर्ती कर रहे हैं। मैं मानती हूँ कि प्रेगनेंसी में तो कब दर्द उठा और कब आ गए वो अलग बात है, बट उसमें भी 36 हफ्ते 37 हफ्ते के बाद, जब 37 हफ्ते पे टर्म माना जाता है कि अब आप डिलीवर कर सकते हैं, तो वॉलंटरली जो लिस्ट ऑफ टेस्ट है उसमें आरटीपीसीआर कर रहे हैं कि कोविड नेगेटिव है। अच्छा, बहुत से केसेस में जाते जाते भी, जब तक आप, अगर किसी की लंबी स्टे है, 2 4 5 दिन से ज्यादा की स्टे है, तो भी जाते जाते आरटीपीसीआर टेस्ट फिर से कर रहे हैं कि ये नेगेटिव है, डुअल चेक हो रहा है। जो भी बच्चा न्यूबॉर्न पैदा हो रहा है, ठीक है, उसका भी टेस्ट किया जा रहा है, चाहे वो उसकी माँ संक्रमित है या नहीं है। इतने क्रॉस चेक बैरियर्स हैं, बट इम्पोर्टेंट बात पता क्या है, एग्जैक्टली। एंड जब कोई आज के दिन में एडमिटेड है, तो जैसे होता था ना कि अब हाउसकीपिंग वाला आ गया, उसने इधर उधर देखा कि कोई डस्टबिन वगैरह का क्लियरिंग तो नहीं है, अब रूम क्लीनिंग वाला आ गया, अब नर्स आ गई, अब डाइटिशियन आ गए, अब फिजियोथेरेपिस्ट आ गए, डॉक्टर भी 3 3 बार जा रहे हैं, जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर, राउंड्स हो रहे हैं। इस सबको लिमिट कर दिया गया है। जैसे आप और मैं इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो अच्छे हॉस्पिटल्स में एप्स क्रिएट कर दिए गए हैं वेयर अ फोन इज गिवन एंड अ डिवाइस इज गिवन टू द पेशेंट, कि आपको अगर डाइटिशियन से बात करनी है तो इन हाउस बात हो गई, फिजियोथेरेपिस्ट है उसने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, ताकि मिनिमल कांटेक्ट हो, मिनिमम इंटरफेस हो, और सीनियर डॉक्टर एक बार राउंड ले, बाकी टाइम जूनियर डॉक्टर जो बात वैसे ही आके करने वाला था, हॉस्पिटल में है वो, ऐसा नहीं कि वो हॉस्पिटल में नहीं है, पर वो बात कर रहा है। एंड जब नंबर ऑफ विजिटर्स हैं, जो कि कायदे से होना चाहिए कि एक विजिटर हो, एक अटेंडेंट हो, हमें तो आदत है ना, तब साहब इतना अच्छा ओकेजन है, बच्चा पैदा हुआ है, प्रसूति हुई है, तो तमाम सब एग्जैक्टली तो वो चीज पे जो नियम लग गया है, इवन अस्पताल में एंटर करने के लिए 1 अटेंडेंट रूल के लिए, वो सब चीजों से काफी संक्रमण कम हो रहा है। व्हाट डू यू से? अच्छा, सो नो वन थिंग, ये तो हो गया, चलिए नेचुरल प्रेगनेंसी की हमने बात की, या इफ पीपल आर प्लानिंग टू कंसीव एंड ऑल दैट, सिंस यू आर इनटू आईवीएफ, ये एक स्पेसिफिकली मैं इन पेशेंट्स के लिए पूछना चाहती हूँ दैट हु आर trying to get it done through IUI, IVF. मैं अपने दर्शकों को, व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ दैट IVF इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जहाँ पर भी दैट इट्स वन ऑफ द प्रोसेसेस बाय व्हिच यू कैन हैव अ बेबी, यू कैन ट्राई टू कंसीव। तो बिकॉज इट्स एन एक्सटर्नल प्रोसेस, तो क्या एडवाइजेबल है आपके हिसाब से? देखिए, शुरू में तो बहुत डर था, और आप इस सवाल दौरान ये करेंगी ऐसा अगर होता है तो? हाँ जी, तो मैं ये बता रही हूँ कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, आईवीएफ में, मैं दर्शकों को ये बता दूं कि मरीज को बेहोश करना पड़ता है, और बेहोश करके उसके अंडे निकालने होते हैं। तो जो एडवाइजरी है वो ये है कि कोई भी प्रोसीजर जो कि इलेक्टिव है, यानी मन मर्जी से किया जा रहा है, और जिसमें इमरजेंसी नहीं है, और जिसको बेहोशी के साथ करना हो, जिसमें मुंह पे मास्क लगाना हो या मुंह खोलना हो, एनेस्थीसिया देना हो, उसको रोकिए। क्योंकि आप मुंह खोल रहे हैं और एनेस्थीसिया दे रहे हैं, तो आप संक्रमित अपने को तो कर ही रहे हैं मरीज से, और मरीज भी हो रहा है, और सारे एनवायरमेंट में। तो न्यू आईवीएफ, यानी कि बेहोश करके अंडे निकालने की प्रक्रिया काफी हद तक रोकी गई है। मैं नहीं कर रही हूँ, आमतौर पे लोग नहीं कर रहे हैं, कुछ लोगों ने अब अनलॉक में स्टार्ट करा है, उनके लिए जो बहुत ही इंसिस्ट कर रहे हैं विद रिस्क टेकिंग। नंबर 2, जिन लोगों के पहले ही अंडे निकाल लिए गए थे और उनके बेबीज बना के टैंक्स में फ्रीज करके रख लिए गए थे, यानी एम्ब्रायो, उसको ट्रांसफर अगर करना है तो 99% चांस ये होता है हमें बेहोश करने की जरूरत ही नहीं होती, बस लेडी को लेटाया और नेचुरली डाल दिया। कुछ लोगों को एनेस्थीसिया की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है फॉर वेरियस रीजंस। तो एम्ब्रायो ट्रांसफर करना बेधड़क शुरू हो गया है।
पर अगर किसी अच्छा, सेंटर में आप देखो कि तो 100 आप के ये करीब, मानते हो कि इस दौरान में अगर ट्रांसफर की बात है जिसके एग्स ऑलरेडी हम फर्टिलाइज करके रख चुके हैं, दैट इज फाइन, दैट कैन बी डन, अगर दैट इज बीइंग एनेस्थीसिया डन देने की जरूरत नहीं है तो? because we are not taking out an egg which could have been potentially infected or an इन्फेक्टेड, हाँ, external environment giving it an exposure with the sperm of getting infected. We are राइट, using only those which we know were created before the corona pandemic. corona pandemic से पहले बने थे और वो फ्रीजर में पड़े, तो संक्रमण का चांस बहुत कम है। तो वो बहुत तो कम, किया जा रहा है, आईयूआई भी किया जा रहा है, क्योंकि आप ही का शरीर है, आप ही की बॉडी, जैसे यहाँ पर मैं सांस ले रहे हैं, कुछ बाहर तो हम कर नहीं रहे स्पर्म की प्रोसेसिंग को करके, वो किया जा रहा है। और सब्र सब्र कहा जा रहा है। यू नो, टेबल्स टर्न, तो कितने सारे आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं जिनके मरीज एक्चुअली आधे रास्ते आईवीएफ करा चुके थे या पाइपलाइन में थे या आईयूआई के ट्रीटमेंट में थे, और जी, जिसको हम बोलते हैं कि जी, कोरोना में हमें 2-3 बाई प्रोडक्ट्स ऑफ पॉजिटिविटी क्या मिले अनुजा। सबसे पहले एनवायरमेंटल पोल्यूशन कम हो गई। नंबर 2, बिल्कुल, हम लोग स्ट्रेस तो हुए कोरोना की वजह से, पर रोज की जो भागम दौड़ी थी, टाइम मैनेजमेंट, टारगेट्स मीट करना, हम डिस्ट्रेस भी हुए कुछ हद तक डिस्पाइट वर्किंग फ्रॉम होम। और बाहर के जो हम करेक्ट, लोगों को हमेशा प्रोसेस्ड फूड खाने की आदत थी, डर के मारे घर में बना बना के खा रहे हैं। सो lesser preservatives, fresher and cleaner environment, and more time available for interpersonal relationships and de-stressing has actually helped infertile couples to spontaneously conceive. अपने आप ही कंसीव कर रहे हैं वो लोग। अब मैं अटपटा करेक्ट, लगता है ना, मैं इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट और मैं दूसरी बात कर रही हूँ, बट ये भी नहीं 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 हकीकत है। नहीं, ये नहीं नहीं बिल्कुल अजीब नहीं लगता, बिकॉज ये एटलीस्ट यू आर ऑनेस्ट, एटलीस्ट यू आर गिविंग अ क्लियर Yeah, पिक्चर, एटलीस्ट एज अ absolutely. डॉक्टर पहले कर्तव्य एज अ डॉक्टर आपका है कि आपको ऑनेस्टली चीजों को रिवील करना पड़ेगा, चाहे अभी कोविड हो चाहे नहीं कोविड हो, एंड आई थिंक यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब बाय दैट, बिकॉज अनुजा एटलीस्ट जी, पीपल बीपीओ में करेक्टली नो। लोग काम करते हैं, बीपीओ में लोग काम करते हैं, एक मॉर्निंग शिफ्ट करता है, एक रात की शिफ्ट करता है, हस्बैंड वाइफ, एक गुड़गांव में हाँ, काम करते हैं, एक नोएडा में, एक हाँ, घाटकोपर में, बोरीवली में काम करते हैं, एक चर्च गेट में। पूरे दिन में उन लोगों के पास टाइम ही नहीं होता एक दूसरे की शक्ल देखने का। बिल्कुल सही इनफर्टिलिटी इज बात देन है। क्रिएटेड इन दिस जॉनर। ऐसा तो नहीं है कि स्पर्म काउंट बहुत कम था या ट्यूब्स ब्लॉक थे तो हर वो बार स्पर्म चेंज हो काउंट का गए। रीजन नहीं होता है। एग्जैक्टली exactly. तो ये हाँ, जो सबसेट ऑफ पीपल है जिनके पास टाइम अवेलेबिलिटी नहीं थी, मेंटल स्पेस नहीं थी, रिलैक्सेशन नहीं था, फ्रीक्वेंसी नहीं थी, दे आर गेटिंग बेनिफिट, ये एंड सब व्हाई मिसमैचेस नॉट। के कारण, एंड आई थिंक द बिगेस्ट ऑफ ऑल इज स्ट्रेस। इन और सब से आपके मरीज ना सबसे बड़ा खुशी है रीजन है आपके स्ट्रेस। पास आके, अगर आप उनको बोलो ना कंग्रेचुलेशन आप कंसीव कर गए हैं, तो आप भी खुश हैं, हम भी खुश हैं। एंड गोल क्या हम है? भी खुश हैं, दैट इज मोर एंड गोल इज टू इम्पोर्टेंट। मेक अ बेबी। Absolutely, absolutely, Dr. Pooja, and that is well said. That is very, I mean, I think having a baby and conceiving and giving birth to a child, I think that's the most beautiful thing that any couple would want, who are trying and who are willing for that, who are wishing for that. And aap jaise doctors, you know, you make it happen for them. आखिरी में मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ, एक ओवरऑल कंसर्न फॉर द विमेन, not only regarding pregnancy or their health during pregnancy. Normally for a girl, for a lady, during menstrual cycles there are a lot of ups and downs इस समय होते हैं। क्या by chance, because I am not aware, क्या कोविड के इस इम्यूनिटी इम्पैक्ट के कारण, बिकॉज इम्यूनिटी इज प्लेइंग अ पिवटल रोल ड्यूरिंग दीज टाइम्स, क्या इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल के पीरियोडिसिटी पे या बॉडी चेंजेस पे या स्ट्रेस पे, इरिटेशन पे, मूड स्विंग्स पे कोई इम्पैक्ट होता है? फ्रैंकली स्पीकिंग, कोरोना पैंडेमिक की वजह से इम्यूनिटी तो किसी की कम नहीं हुई है। जिन लोगों की पहले ही इम्यूनिटी कम थी या जो क्रॉनिक डिजीजेस से सफर कर रहे थे, वही ज्यादा सिवियरली इम्पैक्ट हो रहे हैं उस डिजीज से, और फेटेलिटी, मॉर्बिडिटी उन्हीं की ज्यादा हो रही है। जो माहवारी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, महीना है, उस पे कोरोना की वजह से कोई खासा इम्पैक्ट नहीं हुआ है। पर कुछ लोग हैं जो कि तनावग्रस्त, भयभीत जरूरत से ज्यादा हो जाते हैं। अगर उनके इम्तिहान भी होते ना, एग्जाम्स भी होते, तो भी वो ज्यादा तनावग्रस्त हो जाते हैं। तो आपको मालूम है कि चाहे वेदर इट्स द कॉम्पिटिशन और वेदर इट्स द स्ट्रेस,
तनाव मेंस्ट्रुअल साइकिल का इम्पैक्ट दिमाग में हाइपोथैलेमस में करके कभी कभी अटपटापन या डिले कर देता है, बट कोरोना की वजह से ये नहीं हो रहा। बट आपने, हाँ जी, और जाते जाते मैं आपको एक सामाजिक परिस्थिति के बारे में आगाह करना चाहूंगी, जो कि जब हम विमेन हेल्थ की बात कर रहे हैं तो विमेन हेल्थ के अंदर साइकोलॉजिकल हेल्थ, सोसाइटल हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ, जेंडर हेल्थ, डोमेस्टिक वायलेंस, इसका एक बहुत बड़ा रोल है। इवन दो आई माइट जस्ट एक्सीड योर टाइम लिमिट, बट दुनिया को ये मालूम होना चाहिए दैट हमारी तो भारत देश जो है वो पेट्रियार्कल है, पुरुष प्रधान सोसाइटी है, और हम लोग औरतों को जेंडर डिवीजन, सेक्सुअल डिवीजन रोल्स में बांधते हैं कि आप घर की होम केयर टेकर हैं, आप बच्चे को पालेंगी, पढ़ाएंगी, घर का ध्यान रखेंगे। जो आप और मैं जिन हाउस होल्ड से आते हैं, हम मानते हैं कि हमारे पति ने तो हमारी बड़ी हेल्प करी, हमारे भाई ने बड़ी हेल्प करी कोरोना में, मैं तो हिलते भी नहीं थे, देखो उन्होंने मदद करी। पर हकीकत ये है कि जो बेसिक सोसाइटी इंडिया की है, जो ग्रास रूट लेवल की है, वहां विमेन पहले ही इतना काम करती थी। अब वो बच्चे भी घर पर हैं, बुजुर्ग भी घर पर हैं, पुरुष भी बाहर नहीं जा रहे हैं, तो जो जेंडर डिविजन के रोल्स हैं वो और डीपन हुए हैं, उनको और भी ज्यादा काम करना पड़ रहा है। तो जहां पुरुष अगर 5 घंटे 6 घंटे बाहर काम करता था और 1.5 घंटा ज्यादा ऑलरेडी फीमेल काम करती थी, अब 3-4 घंटे ज्यादा हो गया। और क्योंकि पुरुष बाहर नहीं जा रहे, हम भी बाहर नहीं जा रहे, घर में बंधे हुए हैं या काम पर नहीं जा रहे, या नया माहौल आ गया, तो घर में एक लॉस ऑफ बाउंड्रीज, लॉस ऑफ प्राइवेट स्पेस, लॉस ऑफ मी टाइम भी हो गया। चाहे मतलब आपका पति चाहे जाके खेतों में हल चलाता हो उस समय, पर आप उस वक्त घर पे थी और आप पति से फ्री थी। अब आप 24 घंटे उनके साथ हैं, तो लॉस ऑफ बाउंड्री स्पेस की वजह से डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ रहा है, और उसी इंसान के साथ जो पहले भी प्रवृत्ति रखता था डोमेस्टिक वायलेंस की। तो आप अपने अब्यूजर के साथ और भी ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही हैं, और WHO के हिसाब से 23%, 23% ज्यादा बढ़ गया है डोमेस्टिक वायलेंस 3 महीने में ही भारत देश में। और आप उसी इंसान के साथ रह रहे हैं जो आपको शायद डोमेस्टिक वायलेंस में सेक्सुअली अब्यूज भी करता था, और आपकी अगर फैमिली कंप्लीटेड भी थी, तो अब आप ये बहाना दे दें कि हाँ मैं सेक्सुअली अब्यूज हो रही थी, या मेरे पास कॉन्ट्रासेप्शन के लिए डिवाइसेस, कॉन्डम्स, दवाइयां अवेलेबल नहीं थे उस दौरान, या मेरे पास पैसे नहीं थे, या अस्पताल बंद थे, आप उल्टा प्रेग्नेंट भी हो गई। अब ये दुविधा हो गई कि मुझे ये प्रेगनेंसी नहीं रखनी है, तो अब मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि सड़कें बंद है, ये बंद है। अब तो खैर देखिए सब कुछ खुल गया है, पर आप भी जानते हैं अगर 4 महीने का लॉकडाउन है और पहले 3 महीने सबसे क्रिटिकल हैं कि आप दवाइयां खा के गर्भपात कर लें या छोटी बेहोशी में सफाई कर लें, तो एक्चुअली एडिशनल बर्डन ऑफ प्रेगनेंसी आपकी कंट्री पे लोड में आ गया। और जिन लोगों ने गर्भपात किया भी, उन्होंने सही तरीकों से नहीं करा, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन्फेक्शंस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस ये बढ़ गए। तो ये एक बहुत चीज है, जेंडर गैप बढ़ गया, फीमेल पे एट्रोसिटीज बढ़ गई, और आपके मेरे जैसे लोग जो शायद बाहर जाके काम करते थे, वो लेडीज वर्क फ्रॉम होम में आ गई। आप भी जानते हैं कि टाइम इमेमोरियल विमेन को हमेशा तनख्वाह कम ही मिली, काफी फील्ड्स में इंडिया में कम ही मिलती है, और लेसर ऑर्डर के वर्क्स या मोर मीनियल जॉब्स मिलते हैं, तो उनका छूटना बहुत ज्यादा चांस रखता है। और जो हमारे जैसे डेस्क वर्कर्स, व्हाइट कॉलर्ड, ब्लू कॉलर्ड वर्कर्स भी हैं, वो वर्क फ्रॉम होम भी अगर कर रहे हैं, तो जब जॉब ले ऑफ करने की बारी आई, तो उसमें मेन फोक की जॉब कम कटी, उनकी सैलरी कट कम हुआ, फीमेल की जॉब सीधे चढ़ा दी गई। और फीमेल ने, कईयों ने तो हाथ खड़े कर दिए कि मैं घर भी देखूं, बच्चा भी देखूं, बुजुर्ग भी देखूं, पति भी देखूं, ये सब भी झेलूं, तो उन्होंने वॉलंटरली भी गिव अप कर दी। तो जो ये सारी एट्रोसिटी हुई, उसमें इमोशनल बर्डन, फिजिकल बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन, ये तो ऐड ही हो गया इन एडिशन टू रिप्रोडक्टिव प्रेगनेंसी। तो हम जो ये सिर्फ प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं, तो जो फीमेल के साथ हुआ वो कितना कुछ ऐड हो गया। तो आई deeply feel for this cause, and at the cost of buzzing into your session and putting forth my thought process, I just felt we need to share this. Sense. No, I'm telling you, Dr. Pooja, that whatever you said right now completely makes sense, because pregnancy is not like bas pregnancy ho gaya. All these factors that you just mentioned, whether it's emotional, financial, physical,
all these impact your family planning, all these impact your health, all these impact your mental status. And when, of course, for me, I believe as a woman, as a girl, that jab tak aapka mentally you're not stable, or you're happy, or you're relaxed, or you're tension free, forget about pregnancy, nothing you can do. And nothing you can do to its up, up to its best level, that this is And something that COVID I can do. helpline is addressing not just physical symptoms कि आपको ये करना है. COVID helpline is tying up with mental health helpline because the rate of suicides has incrementally Absolutely. increased. बढ़ Absolutely. गए हैं. और Because suicide भारत का male जो female दोनों. 70% हाँ. भारत का जो 70% जो हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर है, द 70%, हम तो अपना छोटा सा अपना, एज यू राइटली सेड, भी हम लोग अपना कुनबा देखते हैं. एंड इट्स लाइक everything is well to do, and every mentality is different, that how much your husband is supporting you, or any male member in your house is supporting you. But for those 70% of people, or I think it would be more than 70%, they are still leading the same life, rather with more burden and ज़्यादा काम, ज़्यादा pressures, और उस सब के बीच में बाकी चीजें तो दूर की बात है, पहले खुद की हेल्थ ही ठीक नहीं रह पाएगी. True, very true. एंड व्हेन हम एक तरफ इम्यूनिटी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, सो दैट वी कैन फाइट कोरोना, इम्यूनिटी छोड़िए, वहां तो नॉर्मल जितनी थी या जितना बेसिक अंदर बल था किसी भी बीमारी को फाइट करने के लिए, वो तो एकदम डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना. आपको पता है स्लीप डेप्राइवेशन यानी रात को नींद ना आना, अमंगस्ट ऑल मेंटल हेल्थ इश्यूज जो सबसे ज्यादा निकल कर आया है वो रात को नींद ना आना, स्लीप डेप्राइवेशन. और स्लीप डेप्राइवेशन स्पेशली पता है किन लोगों में, जो लोग काम पे जाते थे. और ये डुअल एज स्वॉर्ड है, क्योंकि आप फिजिकली गए काम पे, वहां काम किया, वापस आए, थके हारे सोए. आप अपने घर पे हैं तो आप क्यों स्लीप डिप्राइव हो रहे हैं? आपको लगता है मैं खाली बैठी हूँ या बैठा हूँ. तो एक तरफ तो स्लीप डिप्राइवेशन की वजह से ओवर एंड अबव डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, स्लीप डिप्राइवेशन हैज कम आउट एज अ न्यू कल्प्रिट. आप भी जानते हैं कि एक दिन को 3 हिस्सों में बांट दीजिए, रूल ऑफ थर्ड्स दे लीजिए, तो 1/3 दिन यानी 8 घंटे सोने के लिए. आप इम्यूनिटी की बात करती हैं, आपकी खुराक तो सेपरेट स्टोरी है. आपको नींद नहीं आ रही तो आपकी इम्यूनिटी तो गिरेगी. नींद कितनी इंपॉर्टेंट है, तभी तो हम देखते हैं कि बहुत बहुत चीजों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है अगर आपकी नींद बराबर से, दैट्स व्हाई यू ऑलवेज वांट अ साउंड स्लीप. एक साउंड स्लीप हो जाए, और दिन, और वो जो रात की नींद होती है, दैट यू कैन नॉट कंपनसेट ड्यूरिंग द एंटायर डे, इट हैज टू बी ड्यूरिंग नाइट. और वो एज यू जस्ट राइटली सेड, दैट वो जो रात की नींद है, आई थिंक बहुत सारी प्रॉब्लम की जड़ वही है, जब नींद आपको नहीं आती है. तो फ्रेंड्स, आई एम सो हैप्पी. मैं डॉक्टर पूजा के साथ ही आप लोगों को धन्यवाद करना चाहती हूँ. आई एम श्योर कि आपकी बातों से वो अपनी निजी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा बदलाव लाने की कोशिश करें. आपने जो समझाया है उसको इम्प्लीमेंट करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दैट वुड मेक अ डिफरेंस. थैंक यू सो मच डॉक्टर पूजा. थैंक यू सो मच अनुजा जी. थैंक्स अ लॉट. प्लेजर.